हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 23 जनवरी 2024 के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और क्योंकि आज के आर्टिकल्स थोड़े कम आए हैं, इसी वजह से दोनों न्यूज़पेपर को एक साथ लेकर चलते हैं। चलिए पहले न्यूज़पेपर की तरफ, आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से आया है। एडिटोरियल पेज पे टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन वाई स्टेट नीड्स टू बी रिविजिटेड। देखिए, दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए, जीएस पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर ये काम आएगा पॉलिटी में। और पॉलिटी में भी कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? हमें पता है कि आर्टिकल 280 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बनाता है हर 5 साल के अंदर। कौन इनकी नियुक्ति करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और हर किसी की, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कोई भी ऑफिसर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या मिनिस्टर हो, उन सभी की नियुक्ति यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया स्टैटिक के लिए। अब हम इसके मेन जो आर्टिकल बात करें उस पर चलते हैं। अब हमें समझ में आता है कि जीएस पेपर 3 में, जो कि आपका यहाँ पर इकोनॉमी से पूछा जाता है, इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें कुछ रिफॉर्म की बातें की जा रही है, फाइनेंस कमीशन की बातें की जा रही है, जो कि खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत ये बनता है। और इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो दो ऑथर हैं, एक है यहाँ पर आर श्रीनिवासन, जो कि प्लानिंग कमीशन के, स्टेट प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, प्लस यहाँ पर श्री राजू सेतुदुराई हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। उन दोनों का कहना है कि देखिए, अभी जो फाइनेंस कमीशन आने वाला है ना, 16वां भी, उसमें भी कुछ सुधार चाहिए। जो पहले से फाइनेंस कमीशन बनते आ रहे हैं, लगातार फाइनेंस कमीशन बनते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? मेन काम फाइनेंस कमीशन का होता है कि स्टेट के प्लस जो आपकी सेंटर होती है, इन दोनों के बीच में जितना भी टैक्स का रेवेन्यू आएगा, जितना भी पैसा आता है, उस पैसे को अलग अलग स्टेट में बांट देना। कि मान लीजिए सेंटर के पास 40% रहेगा और किस स्टेट को कितना मिलेगा। अब यहाँ पर इक्वली नहीं होता है कि 29 स्टेट है तो चलिए चल के हम सभी को 10,000 करोड़ सभी को दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी स्टेट को यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, किसी को यहाँ पर सिर्फ 6,000 करोड़ मिलेंगे। जो सेल्फ सस्टेन कर सकती है उनको शायद ना मिले। तो ये उस तरीके से काम करता है। अभी किस पैराडिगम में आएगा? जीएसटी के अंदर आता है कि जितना भी जीएसटी होता है, मैं आपको बता दूं, जीएसटी दो तरह की है, राइट। एक होती है आपकी सेंट्रल जीएसटी, एक होती है आपकी स्टेट जीएसटी। तो जो स्टेट जीएसटी होती है वो स्टेट पे लगती है, लेकिन जो इंटर स्टेट कोई भी ट्रेड हो रहा है या बाहर हो रहा है तो उस पे लगती है सेंट्रल जीएसटी। अब इस जीएसटी को, जो ये यहाँ पर इकट्ठी हुई है, स्टेट वाली तो स्टेट में रहेगी, सेंट्रल वाली जो इकट्ठी हुई, उसको अलग अलग स्टेट में किस तरीके से बांटना है, ये काम होता है फाइनेंस कमिश्नर का, जिसका टेन्योर कितने साल का होता है? यूजुअली जो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं उनका टेन्योर यहाँ पर 6 साल का माना जाता है, ठीक है। और उनको रीअपॉइंटमेंट भी यहाँ पर मिल सकता है। ये हमारी सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं कि ठीक है, प्रीलिम्स के लिए हमने देख लिया क्या क्या हमें पता होना चाहिए। मेंस में क्या आएगा? देखिए, आर्टिकल पूरा का पूरा मेंस के लिए ही लिखा गया है और सुधारों पे बात की है कि क्या क्या यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सुधार क्या है? पॉइंट वाइज चलते हैं। मान लीजिए हमारा ये मेंस के अंदर सवाल पूछ ही लिया गया है, अब हमें इसका आंसर देना है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन करना होगा जो रोल है। किसका रोल है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? फाइनेंस कमीशन का, कमिश्नर का। तो फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं, देखिए जो कमीशन है ना, उनका प्रिंसिपल एक ही जॉब है कि उनको हर स्टेट के शेयर को यूनियन टैक्स रेवेन्यू से यहाँ पर डिफाइन करना है कि गुजरात को मिलेगा 10%, यहाँ पर बिहार को मिलेगा 20%। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको अलग अलग करके यहाँ पर बताना पड़ता है। ये बहुत सारे इसके कारण होते हैं कि आप किसी भी स्टेट को आपने 10,000 करोड़ दिए तो उसका रीज़न क्या है। अब उसके लिए कुछ क्या होंगे हमारे पास? डिटरमिनेंट्स होंगे कि ये बताएंगे किन वजह से इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है यूनियन टैक्स के अंदर, या फिर उनकी जो हम देख पाएंगे और क्या क्या है कि उनके अंदर डेवलपमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरत कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से जो हमारे लेखक है प्लानिंग कमीशन के यहाँ पर श्रीनिवासन जी, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि कैसे जो टैक्स का कंट्रीब्यूशन है ना, उसका जो फॉर्मूला बनाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बांटना। और उसको बांटने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर एक री इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सुधार करने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे, अगर हमें कुछ अच्छा बेनिफिट इससे चाहिए है तो।
ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सुधार होने चाहिए। सबसे पहला सुधार अगर हम देखेंगे तो वो है बैलेंसिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप बैलेंस करो, एक तो इक्विटी का भी ध्यान रखो। इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी और इक्विटी में आपको डिफरेंस की अगर बात करें तो हमें समझ में आता है कि इक्विटी का मतलब होता है जिसके पास नहीं है उसको दे देना, और इक्वालिटी का मतलब होता है सबको कोई चीज़ दे देना। जब हम इक्वालिटी और यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो देखिए ज़्यादातर अभी के फाइनेंस कमीशन में क्या होता है ना कि इक्विटी पे तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जिन स्टेट के अंदर मान लीजिए जो एक्सपेंडिचर है उसकी नीड ज़्यादा है तो उनको एक्सपेंडिचर खर्च करके तो ज़्यादा दे दिया जाता है, लेकिन जिन स्टेट ने बहुत एफिशिएंसी से काम किया है उनको रिवॉर्ड के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। तो एक ये यहाँ पर एक सुधार सुझाया गया है जो कहते हैं कि कैसे ये जो एफिशिएंसी है ना इसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैलेंस लानी चाहिए। यहाँ पर जो भी स्टेट है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है रेवेन्यू कलेक्ट करके और उन्होंने अपनी मैनेज किया है स्पेंडिंग को, उनको रिवॉर्ड के रूप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा उत्तर का मानना है कि ये उसको और प्रोत्साहित करेगा अगली बार कुछ और अच्छा करने के लिए। और जो दूसरी स्टेट है जिन पे बार बार ये इल्ज़ाम लगता है कि क्योंकि उनको यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो इसी वजह से वो खुद में कोई सुधार यहाँ पर लाना नहीं चाहती है, बार बार ये इल्ज़ाम कुछ स्टेट्स पे लगता है, तो उनको भी ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर वो भी अपनी इमेज अच्छी करते हैं और वो भी अपने अंदर सुधार लाते हैं तो उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में मनी दी जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है कि कुछ फॉल्ट लाइन है। क्या फॉल्ट लाइन्स है टैक्स कलेक्शन के अंदर, तो हमें समझ में आएगा कि कुछ फॉल्ट लाइन है जो टैक्स कलेक्शन में उसके इंडिकेटर है। जैसे कि देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो करंटली टैक्स को कलेक्ट करने का यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया है कि क्या टैक्स को पहले कलेक्ट किया जाएगा फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो काफ़ी मेजर डिटरमिनेंट्स के ऊपर काम करते हैं ना कि टैक्स के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। देखिए मान लीजिए यहाँ पर बिहार की स्टेट हम लेते हैं जिसने सेंटर को टैक्स में पैसे दिए हैं, हम मान लेते हैं 10,000 करोड़, ठीक है 10,000 करोड़। फिर हम देखते हैं कि गुजरात ने यहाँ पर दिए हैं 25,000 करोड़। लेकिन अब जब ये फॉर्मूला काम करेगा तो ये इस चीज़ के ऊपर काम करेगा कि बिहार में ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है, गुजरात में नहीं। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट आपको ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर कर दे रही है, ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको एक्चुअली में आप यूनियन टैक्स पूल के अंदर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी वजह से एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर तो यहाँ पर जो स्टेट ज़्यादा कलेक्ट करके दे रही है उनको भी यहाँ पर उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा वापस मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है यहाँ पर जीएसटी एज ए एफिशिएंसी इंडिकेटर। जीएसटी को इंट्रोड्यूस ही इसी वजह से किया गया था ताकि जो एफिशिएंसी है उसको इंडिपेंडेंट बनाकर और उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर यहाँ पर और ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और जो एक कंजप्शन बेस्ड डेजिग्नेशन टैक्स होता है ना जीएसटी, जिसमें रेवेन्यू जो है हर स्टेट का अलग अलग आएगा साइज़ के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, इकोनॉमी क्या है उनकी, तो इसी वजह से एक्यूरेटली दिखा सकता है कि स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के अंदर उस स्टेट को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए टैक्स कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूले के ऊपर बात की गई है, लेकिन यहीं पर एक और बात की गई है जो कि है पेट्रोलियम कंजप्शन के ऊपर। कह रहे हैं कि पेट्रोलियम कंजप्शन जो है उसको भी आप इंडिकेटर की तरह, एफिशिएंसी इंडिकेटर की तरह यहाँ पर रख लीजिए। बोला जा रहा है कि कैसे जो पेट्रोलियम कंजप्शन है अगर उसको आप एक इंडिकेटर की तरह स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे जो कि नेशनल रेवेन्यू में कि कितनी स्टेट में, कौन सी स्टेट में कितना पेट्रोल को यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है, कितने पैसे उससे बन रहे हैं, तो ये कंजप्शन एक स्टेबल मेजर है। सभी स्टेट में यहाँ पर पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करेगा कि स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्साइज की ड्यूटीज़ में और कस्टम ड्यूटीज़ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वो कितनी रही है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर हमें ऐसा पता चल जाता है कि कौन सी स्टेट ने कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो हमें ये भी समझ में आता है कि उनको थोड़ा सा रिवॉर्डिंग तरीके से यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, दूसरों के लिए भी एज ए एग्जाम्पलरी सेटअप दिखाना चाहिए। एट द एंड हम समझ सकते हैं कि इतनी आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं श्रीनिवासन द्वारा, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन होने वाला है ना, उनको अपना जो उनका फॉर्मूला है उसमें से कम 30% जो वेटेज है वो यहाँ पर एक तो जीएसटी रेवेन्यू को देना चाहिए और दूसरा पेट्रोलियम के जो कंजप्शन है उनको देना चाहिए कि जितने आप ये आ रहे हैं तो उसमें से जो जितना भी पैसा आपको मिलेगा 30% वो पैसा 33% इन दो फैक्टर्स के ऊपर भी
पे डिपेंडेंट होगा। इससे क्या होगा ना, एक ऐसी अप्रोच है जो हर स्टेट के कंट्रीब्यूशन को नेशनल एक्सचेंजर के अंदर यहाँ पर ज़्यादा बैलेंस की तरह से दिखाएगी, और जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा बैलेंस तरीके से हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो कि है द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। ज़्यादातर हमारे लिए कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी पॉलिटी में हम बहुत अच्छे से फेडरलिज्म को हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती हैं उनके अंदर समझ चुके हैं। शॉर्ट में देखते हैं तो फेडरलिज्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिमेट्रिकल फेडरलिज्म और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो कि इंडिया के अंदर पाया जाता है, उसमें क्या होता है कि सभी जो स्टेट है उनकी जो पावर्स होती हैं वो अलग अलग है, सभी को इक्वल पावर्स यहाँ पर नहीं दी गई है। क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? हाँ, ये बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं, जैसे कि हम शेड्यूल 5 के जो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की स्टेट होती हैं उनमें देख सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की यहाँ पर स्टेट है, उनमें देख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर स्टेट थी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी। तो ये सभी क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो ये स्पेशल स्टेटस प्लस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की स्टेट्स हैं, ये दिखाती हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को। अब हमें फेडरलिज्म समझ में आ गया है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर और जो हमने जैसे फाइनेंस कमीशन पढ़ा ना, फाइनेंस कमीशन क्या बांट रहा है, पैसे को बांट रहा है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी को डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेडरलिज्म इसी तरीके से पावर को यहाँ पर डिवाइड करता है कि कौन सी स्टेट के पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, क्या वो कानून ला सकती है, कितनी किस हिसाब से उसकी जुरिस्डिक्शन काम करेगी। तो ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों के बीच में कि कितनी सेंटर के पास पावर है, कितनी यहाँ पर स्टेट के पास पावर है। सबसे ज़्यादा फेडरलिज्म हमें कहाँ पे दिखाई देता है, शेड्यूल नंबर 7 में दिखाई देता है, जो कि संविधान में यहाँ पर 3 लिस्ट बनाता है। पहली लिस्ट होती है आपकी यूनियन लिस्ट, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर यूनियन आपका कोई कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस है, उसके अलावा हम देख पाएंगे सेंसस है। तो इस तरीके के जो भी आपके लिस्ट के अंदर जो डाले गए हैं वो सेंटर कर सकती है। फिर उसके बाद दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जिसके ऊपर अगर सेंटर चाहे तो सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट चाहे तो स्टेट भी कानून बना सकता है। लेकिन प्रिवेल कौन करेगा, अगर दोनों ने ही एक जो लिस्ट में काम दिया उस पर अगर कोई स्टेट ने भी वो कानून बना दिया और सेंटर ने भी बना दिया है, तो प्रिवेल माना किसका जाएगा, सेंटर का यहाँ पर माना जाएगा। तो थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देता है, थोड़ा सा हमें सेंटर की पावर जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर स्टेट के। ये हमारा फेडरलिज्म है। ये हमें हमारी सारी स्टैटिक जो पोर्शन थी, हमारी जो किताबें थी प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं मेंस के ऊपर। मेंस के लिए आर्टिकल क्या बात कर रहा है, आर्टिकल बोल रहा है कि एक वन नेशन और वन इलेक्शन की बातें की जा रही हैं। आर्टिकल लिखा गया है मनुराज सुगमोदीसुंदरम द्वारा, जो कि एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, और वो बताते हैं कि कैसे जो कंसेप्ट है ना वन नेशन वन इलेक्शन का, ये हाईली डिबेटेड टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इस पर अभी चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं। और इसका जो बेसिक प्रीमाइस है कि स्टेट लेजिस्लेशन की जो असेंबलीज होती हैं और लोकसभा की जो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि लोकसभा एज अ लेजिस्लेचर जो काम कर रही है, वो दोनों के इलेक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एक ही साथ में करवाइए। अभी क्या होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग, देखिए जब स्टार्टिंग में ये आया था ना तो उस समय पे सब कुछ वन नेशन वन फॉर्मूला ही चल रहा था, क्योंकि जब 1950 में हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में सभी स्टेट्स के साथ एक ही साथ में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कभी लोकसभा है वो कम बनने लगी, या फिर कभी क्या हुआ किसी स्टेट का जो हमने सीएम देखा उनकी डेथ पहले हो गई, वैकेंट हो गई, तो 6 महीने के अंदर उनका इलेक्शन अलग से करवाना पड़ा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिले, और इसी वजह से आज जो हम देख पाते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन अलग हो रहे हैं, किसी स्टेट में कभी इलेक्शन हो रहे हैं, किसी स्टेट में कभी इलेक्शन हो रहे हैं। अभी हमने देखा 5 स्टेट्स के इलेक्शन जो है वो दिसंबर में हो चुके हैं, तो अभी तक और स्टेट में ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं। तो ये इन्हीं कारणों से ये अलग हो गया था। अब अगर बात करते हैं कि ये पहले अगर ऐसा बनाया गया था तो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ये है कि देखिए सितंबर 2023 के अंदर एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई गई है सेंटर के द्वारा, का यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बिठाया, और उसका नाम भी है कमेटी का क्या, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। उसके जो चेयर किए गए हैं वो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पुराने जो हमारे राष्ट्रपति हैं, आज के टाइम पे हमारे राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, वो उनको चेयर कर रहे हैं, वो उनके चेयर पर्सन है यहाँ पर। और इस कमेटी ने बोला है कि जो पब्लिक कंसल्टेशन है, सबसे पहले प्रपोजल लिया जाएगा, यानी कि पब्लिक से पूछा जाएगा। जब सबसे पहले हमारे कभी एक्ट आते थे तो पब्लिक कंसल्टेशन जो होता है पॉलिटी में, देखिए ये डेमोक्रेसी की एक फॉर्म होती है, और डेमोक्रेसी की फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रेफरेंडम यहाँ पर देखा जा सकता है, फिर हम देखेंगे प्लेसिबलाइट होती है यहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ये फॉर्म होते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ लानी है तो आप इसको पब्लिक से पूछकर ही लेकर आइए। तो पब्लिक से जो ये कंसल्टेशन का प्रपोजल दिया गया है कमेटी के द्वारा, उसके आउटकम देखे जाएंगे, और उसके एग्जामिनेशन करने के बाद जो इंडिया का डेमोक्रेटिक मेकअप है फेडरल स्ट्रक्चर का, उसको बदला जाएगा। यहाँ पर ऑथर एक सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि क्या कॉमन इलेक्शन वो फिजिबल है, यानी कि ऐसा होना मुमकिन है। तो हम देख पाएंगे कि की आर्ग्यूमेंट जो है वो फेवर में है। ज़्यादातर जो लोग जो है, यानी कि जो की आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फेवर के अंदर, वो कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस पे जो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर जो आता है इससे रिलेटेड अलग अलग स्टेट में होने से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाएगा। और इससे जो गवर्नेंस का डाउन टाइम है, यानी कि कभी एक जगह पर इलेक्शन है दूसरी जगह पर नहीं है, तो गवर्नेंस का डाउन टाइम जो आता है किसी स्टेट के अंदर, वो भी इससे रिड्यूस होगा। तो ये इसकी तरफ में जो लोग बैठे हुए हैं उनका बोलना है। लेकिन जो ओपोनेंट्स हैं, जो इसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि देखिए इसमें लॉजिकली कहीं पे भी हम देख नहीं पाएंगे कि इसमें कोई लॉजिक है, क्योंकि ऐसा पहले भी किया गया था। और अगर कोई चीज़ हमारे 70 साल से पहले नहीं चल पाई, जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऐसा होगा ना कि कभी ना कभी कोई सीट वैकेंट हो जाएगी। और हमारे संविधान में क्या लिखा गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे यूएसए के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हम एग्जाम्पल में देख पाएंगे, अगर मान लीजिए अभी कोई एक वहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ऑलराइट, अब उनकी स्टेट में अगर उनकी सीट वैकेंट होगी, मान लीजिए डेथ की वजह से, एनी रीज़न एनी हाउ किसी कारण से उनकी सीट वैकेंट हो चुकी है, अब्सेंस नहीं हुई। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में भी इस सवाल से बहुत बच्चों को यहाँ पर किया जाता है, फंसाया जाता है। एब्सेंट और वैकेंट का मतलब होता है, एब्सेंट होगी तो वही दोबारा आ जाएंगे, या फिर उनकी जगह पर जो वाइस यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं या वाइस सीएम होते हैं, या उनके जो पैनल के लोग हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन जब वैकेंट होती है तो दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो अगर यूएसए में कोई सीट वैकेंट हो चुकी है तो यहाँ पर मान लीजिए अब उनका टेन्योर था 5 साल का, यानी 5 साल तक उनको रहना था, लेकिन 4 साल 6 महीने, या हम चलो 6 महीने में दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, तो हम मानते हैं कि 4 ईयर के बाद में यहाँ पर क्या होता है, उनकी सीट वैकेंट हो जाती है। अब जो नया इलेक्शन करवाया जाता है, और नए इलेक्शन में जो कैंडिडेट आता है वो सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर मेंबर रहेगा, यानी कि अब वो लगातार पूरे 5 साल के लिए नहीं बना है, वो 1 साल टर्म करेगा, उसके बाद उसको दोबारा 1 साल के बाद फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में अगर आपने 3 साल की कोई टर्म थी किसी को, वो वहाँ पर आपकी सीट वैकेंट हो जाती है, और फिर दोबारा से कोई कैंडिडेट आता है इलेक्शन लड़कर, तो अब ये कैंडिडेट क्या करेगा, दोबारा से इसको पूरे 5 साल की टर्म दी जाएगी। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ही यही है, तो आप फिर से यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। आप एक बार चालू कर देंगे, हो सकता है 2 साल 4 साल तक सब कुछ सेम चले, लेकिन उसके बाद से फिर से सेम समस्या दिखाई दे। इसी वजह से कहीं ना कहीं ओपोनेंट्स का बोलना है कि ये फैक्चुअली और लॉजिकली गलत है, ये हो ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है कि कैसे पैसा जो है, खर्चा जो है वो कम होगा इससे, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको डेमोक्रेसी थोड़ा बना के रखना है ना, तो उसके लिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो जो अभी कॉस्ट हो रही है, जो अभी लग रहा है, खर्च आ रहा है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल है, इतना खर्च उठाया जा सकता है डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए। फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है कि एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसमें जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए क्या बनाते हैं, वोट्स वगैरह के ऊपर, ताकि उनका इन्फ्लुएंस ना हो सके, बहुत मॉनिटरिंग रखते हैं, उनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन अगर यहाँ पर सभी जगह पर एक साथ हो रही है, तो इनको लगता है यहाँ पर कि इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी पावर कम हो जाएंगी, और ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है, तो वो मॉनिटरिंग इतने अच्छे से हर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लीगल कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो हमने डिबेट के 2 पहलू समझ लिए, दोनों का पहलुओं का, दोनों का क्या बात करना था।
फिर अब हम देखते हैं कि इसमें लीगली भी तो कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो लीगली क्या क्या इश्यूज है उस पर ध्यान दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को यहाँ पर दिखाया जाता है। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के अंदर जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर एग्जिस्टिंग्स होती हैं उनका पॉलिटिकल यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन में, कल्चरल लाइफ में बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर एग्जिस्टिंग्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज़ की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की बात करें, तो हमें समझ में आएगा कि इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से अलग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर के नीचे कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो उसके नीचे आ रही है, नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसकी पावर शक्तियाँ अलग है और स्टेट की और सेंटर की शक्तियाँ अलग हैं। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने एक टेन्योर सेट किया हुआ है कि दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी और यूनियन पार्लियामेंट के भी यहाँ पर 5 साल का टेन्योर है कि अगर एक बार वो पावर में आते हैं तो वो 5 साल तक ही पावर में रह पाएंगे। अगर एक कॉमन इलेक्शन यहाँ पर बनाया जाता है तो उसकी वजह से इन टेन्योर्स को यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि फिर से यहाँ पर वही होगा, या तो USA वाला पैटर्न लाना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर 2 साल के लिए आ रहे हो तो सिर्फ 2 साल के लिए ही बनो, अदरवाइज ये लॉजिकली चल नहीं पाएगा ना, पहले भी तो नहीं चल पाया। तो अगर इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है तो इसको एज ए एंटी फेडरल बोला जा रहा है कि इसमें जो पावर थी स्टेट की उसको आप कम कर रहे हो, एंटी फेडरल बनाया जाएगा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो कि हमारे संविधान की स्पिरिट है उसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ SR बोमाई केस के अंदर भी देखने को मिला। फिर एक सवाल उठता है कि एट द एंड इंक्लूजन का सवाल भी तो है कि जो कंसल्टेशन अभी प्रोसेस चल रहा है वो माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर कि करंटली सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के अंदर ही दिया जा रहा है, यानी कि जो आम इंसान है, पीपल जो है, जो कंसल्ट करेंगे, सुझाव देंगे, वो या तो इंग्लिश भाषा में सुझाव दे सकते हैं या हिंदी भाषा में, जबकि हमारे जो संविधान है उसके अंदर 20 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें शेड्यूल 8 के अंदर दिखाई देती है। तो ये एक सवाल है कि क्यों इंक्लूजन नहीं किया जा रहा। तो ये आप जो सवाल पूछ रहे हो किसी से भी तो उसके अंदर इंक्लूजन की कमी है। उसके बाद इंडिपेंडेंस पे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रपोजल ने ये भी चिंता के कुछ सवाल उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी इससे कम ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर ना रह जाए, बल्कि वो तो एक हाई लेवल कमेटी को उसको बनाया गया है ना। जैसे कि एक तरीके से हम देख पाएंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI की जो पोजीशनिंग है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, एक एग्जांपल देते हुए समझ में आ रहा है कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो RBI से क्या पूछा गया था कि RBI इसके बिल्कुल साथ में था? नहीं था RBI इसके साथ में, बस वो एक ऑब्जर्वर की तरह बन के रह गया था कि ठीक है आपने हमें बोल दिया है तो अब हम इस काम को करेंगे। तो ऐसा ही ना हो जाए कि इलेक्शन कमिश्नर जो कि उसकी ऑटोनॉमी, जो कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है? 3 साल का टेन्योर होता है यहाँ पर, जो कि बहुत यहाँ पर होने चाहिए। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो उनकी पावर कम ना हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि इसके ऊपर और विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पार्लियामेंट जैसे कि UK के अंदर कॉमन लॉ के अंदर सुप्रीम हो जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट बल्कि जुडिशल जो रिव्यू है। देखिए अभी सुप्रीम के अंदर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम और सुपेरियरिटी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। हमारी पार्लियामेंट सुपीरियर तो है लेकिन यहाँ पर सुप्रीम नहीं है। हमारे अंदर सुप्रीम कौन है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन UK के अंदर कौन सुप्रीम है? यहाँ पर पार्लियामेंट है कि अगर उनकी पार्लियामेंट कुछ कहे तो उनका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। खैर यही प्रपोजल है कि जो भी सिवियर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कंसर्न अभी इस प्रपोजल के साथ दिखाई दे रहे हैं, चैलेंज है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को, कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर सक्सेसफुली इसके ऊपर सुधार करने चाहिए और रीडिफाइन करने के लिए भी क्या होना चाहिए कि बहुत सोच समझ कर यहाँ पर फैसले लेने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर वो अभी इनके थोड़ा सा नेगेटिव में है सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में। फिर हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने गारंटी दी है एक राइजिंग ट्रेंड की 12 स्टेट के अंदर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट्स ने गारंटी से बोला है कि उनकी जो GDP है उसको बढ़ा दिया जाएगा। वो क्रॉस कर चुकी है 10% के मार्क को।
अभी जो रैम्पटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम दिखाई दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, खासकर जो अलग अलग स्टेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर यूनियन जो गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा इनको फंडिंग दी जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स का अभी हम देख पाते हैं कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटर बन जाती है लोन्स वगैरह के लिए। जब वो लेंडर्स को अश्योरेंस करती है, कहती है कि आप ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर आराम से आप इन्वेस्ट करिए, हम अगर आपको जो लोन दिया गया है तो इसके पैसे हम आपको वापस देंगे। तो इसी वजह से, ये प्रैक्टिस की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ रिस्क आ रहे हैं। जैसे आरबीआई ने अभी बोला था ना कि बिना कोलेटरल वगैरह के आप जो अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पर दे रहे हैं उसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से जो 12 स्टेट्स हैं उन जो गारंटियाँ ले रही है यहाँ पर, उनके भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर उनका पैसा डूब जाता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं ला पाते, तो वो कर्ज किसके ऊपर आएगा, वो कर्ज यहाँ पर आएगा स्टेट के ऊपर। और ऐसा कह रहे हैं कि 10% यानी पूरी स्टेट की जितनी जीडीपी है उनसे 10% ज़्यादा यहाँ पर इस मार्क को कुछ स्टेट ने इंक्रीज कर लिया है, आगे बढ़ चुकी हैं। अब इसमें क्या है कि इससे क्या हो रहा है, एक तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। देखिए स्टेट क्या कर रही है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम बना रही है, प्रोजेक्ट कर रही हैं, और उसके लिए काफ़ी सारा फंड चाहिए। अब इन फंड को लेने के लिए इन्हें मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैसिव इन्वेस्टमेंट होंगे तो इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उन्हीं को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है उनको अपनी तरफ यहाँ पर बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बैंक्स वगैरह जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है, वो भी यहाँ पर स्टेट को लोन दे दें। अब स्टेट की गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को एज अ गारंटर फैसिलिटेट कर रही है ऐसे लोन्स को, जो कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो उनकी जीडीपी के ही 10% के मार्क को कर चुका है। फिर हम देखते हैं कि गारंटी बैक लोन जो है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी दो धारी तलवार की तरह यह काम करेगा। देखिए जब गवर्नमेंट के यहाँ पर गारंटी दी जाती है बैंक्स को, और जब बैंक उन लोन्स को डिस्पेंस करते हैं बिना कोई कमर्शियल फिजिबिलिटी दिखाए हुए, डिलीगेंस उसमें दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करता है कि नॉन वायेबल प्रोजेक्ट की तरफ भी, यानी कि जिन प्रोजेक्ट में लग रहा है कि शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको भी फंडिंग दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है तो बैंक अब इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, तो वो उनको भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी की वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो फाइनेंशियली रिबूस्ट तो रहती है, यानी कि वो तो फाइनेंशियली ऊपर बढ़ रही हैं, लेकिन जो सर्विसेज होती है वो डेब्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कर्ज जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है इस चीज़ में। और अगर हो सकता है कि ये अरेंजमेंट अच्छे से काम कर भी जाए, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर सारा का सारा कर्ज आ जाएगा, क्योंकि गारंटर यहाँ पर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है। तो इसी वजह से यहाँ पर 50-50 एक दो धारी तलवार की तरह ये चीज़ दिखाई देती है कि 50-50% चांस है शायद अच्छे से काम हो भी जाएगा, शायद अच्छे से काम नहीं हो जाएगा। आरबीआई के कुछ कंसर्न है इस पर। आरबीआई के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट निकाली गई है, और इसी से हमें समझ में आता है कि आरबीआई क्या बोलना चाहते हैं। देखिए आरबीआई की जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एड्रेस में, उन्होंने इस बात पे चिंता दिखाई है, कंसर्न दिखाया है कि कैसे ये जो इशू है, इसमें जो केसेस यहाँ पर आते हैं गवर्नमेंट की गारंटीज से लेकर, वो उनकी जीडीपी का 1% के मार्क्स को क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर देखें तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है स्टेट के लिए। अगर मान लीजिए कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जो है, बहुत ज़्यादा बर्डन जो है स्टेट के ऊपर, वो एकदम से आ जाएगा। फिर 4th नंबर पर हम चलते हैं और समझते हैं कि कैसे गवर्नमेंट गारंटी और फिजिकल डेफिशिएंट की आजकल ट्रेंड क्या है। देखिए रिपोर्ट ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि स्टेट वाइज गारंटी का जो पोर्शन है जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, वो मेजर स्टेट्स में इंडिया में लगातार इंक्रीज हो रहा है। हम देख पाएंगे आंध्रा के अंदर कि कैसे ये जो स्टेट वाइज गारंटी इशू की जा रही है। यहाँ पर हम ये 2018 का डाटा देख रहे हैं, 19 का डाटा देख रहे हैं, 21 का, और ये जो रेड लाइन है ये यहाँ पर 2022 के डाटा को दिखा रहे हैं। तो लगातार कहाँ ये 2018 में सिर्फ इतने % था और कहाँ ये 2022 के अंदर इतना हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार हर स्टेट के अंदर, इवन बिहार, गुजरात के अंदर जो है सिर्फ इसको हम थोड़ा डिक्लाइन में देख पा रहे हैं। अदरवाइज जितनी भी और स्टेट हैं वो हर स्टेट यहाँ पर इसको बढ़ते हुए मात्रा में ही
दिखा रही हैं, तो चार्ट के अंदर बहुत सारी बोरिंग दिखाई गई है। और ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएंट को भी यहाँ पे दिखाया कि आज के टाइम पे एक साल का कितना यहाँ पर परसेंटेज कर्ज के अंदर कोई स्टेट चल रहा है। तो मार्केट बोरिंग को देखें तो यहाँ पर मार्केट ने जो कर्जा लिया है 17%। इसी तरीके से सेंटर से जो लोन लिए गए हैं वो अभी तक डेफिशिएंट में नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए गए जैसे कि बैंक वगैरह से, NBFC से, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। अब अगर हम मार्केट बोरिंग 2022 के डाटा को देखें तो ये 78.1% तक हम देख पाएंगे कि कैसे जो स्टेट है वो इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर मार्केट के अंदर दे चुकी हैं कर्ज में, और सेंटर में ये सिर्फ 8.5% है। और लोन्स जो बैंक वगैरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में मिलता है वो 2.9% ही यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसी वजह से कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं यहाँ पर वर्किंग ग्रुप के द्वारा, जो कहते हैं कि जो रिपोर्ट है वो बोल रही है कि यहाँ पर एक फिक्स्ड सीलिंग बनानी चाहिए। यानी कि क्या होती है फिक्स सीलिंग, कि एक लिमिट बना दीजिए कि हम सिर्फ इतना ही गारंटी दे पाएंगे लोगों को, और वो सभी स्टेट में होना चाहिए। अब इसको कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है कि आप लोग सिर्फ इतने परसेंट, मान लीजिए 5% ऑफ यूर GDP में ही आप लोग क्या बन सकते हो, गारंटर बन सकते हो, या फिर जो कर्ज आप दे रहे हो उसमें आप उसको दे सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो सभी के सभी स्टेट में यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी के ऊपर ये लागू होना चाहिए, ताकि जो भी सेक्टर्स में बोरोवर्स का पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए जो भी लिंक किया जा रहा है, रिस्क वगैरह जो है उनको यहाँ पर ध्यान से रोका जा सके। इन सारी चीज़ों के ऊपर ऐसा ना हो कि स्टेट को बहुत ज़्यादा इसका भुगतान करना पड़े। एट द एंड हमें यही समझ में आता है कि गवर्नमेंट की गारंटी जो है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन गया है लोन्स वगैरह दिलाने में, जब हम PSEs की बात करते हैं। और इसी वजह से जो अरेंजमेंट किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, या फिर प्रैक्टिकल हम देखेंगे कुछ पोटेंशियल रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रोथ तो चाहते हो लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसी वजह से जो RBI की यहाँ पर वर्किंग कमेटी है, उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं ताकि एक इक्विलिब्रियम आ सके, एक समानता हम देख सके, बैलेंस देख सके, डेवलपमेंट के ऊपर भी, विकास के ऊपर भी, और साथ में जो फिजिकल हेल्थ है, यानी कि जो पूरे साल के अंदर जो डेफिशिएट आता है उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर भी। तो इन चीज़ों के ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों को ही ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, जो कि है इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 2 में भी, जहाँ पर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, और सोशल जस्टिस के ऊपर हम समझ पाएंगे कि कैसे एक वुमन की, यहाँ पर औरतों की बात हो रही है कि उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है, क्यों है, कौन सी कास्ट उसमें क्या भूमिका निभा रही है, जेंडर क्या भूमिका निभा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही गहनता से यहाँ पर नज़र डाली गई है। चलिए हम भी समझते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। ये आर्टिकल जो दिया गया है, जिसको लिखा है रेबिका रोक वर्गिस के द्वारा, ये बताते हैं कि कैसे जो एक इंटरप्ले देखने को मिल रहा है जेंडर और कास्ट के अंदर। देखिए इंडिया की जो लेबर मार्केट है ना, हमें समझ में आता है कि हमारे 50% लेबर बहुत ज़्यादा यहाँ काम में इंडल्ज नहीं है। यानी कि 50% क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन में 50% इंसान है, 50% यहाँ पर मेल है और 50% फीमेल है। और 50% मेल में से ज़्यादातर मेल ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से लेबर फोर्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन में है, लेकिन 50% जो फीमेल है उनमें से ये जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो लेबर के अंदर एक्टिवली वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रही। अगर वो पार्टिसिपेशन एक्टिवली दिखाएंगी और किन्हीं भी कारणों से क्यों वो ऐसा है वो हम नज़र डालेंगे इस पर, तो हमारी जो GDP की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, राइट। जितनी अभी हो सकता है कि उसी की तेजी से उतनी ही डबल मात्रा में ये बढ़ जाए। इसी वजह से बार बार वुमेन के यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर उनको बढ़ाने की बातें की जाती है कि इट्स इम्पोर्टेंट। फिर आर्टिकल में इन दोनों चीज़ों को देखा गया है, जेंडर के हिसाब से भी देखा गया है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है। दूसरा कास्ट में भी देखा गया है कि जेंडर में भी यहाँ पर हम पहले तो देखेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर कितना ज़्यादा लेबर फोर्स में प्रॉब्लम। दूसरा हम देखेंगे कि जो फीमेल है उनमें भी कास्ट के रीज़न की वजह से कितना सारा यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन के अंदर अंतर दिखाई देता है। क्यों अंतर दिखाई देता है कि एक उल्टा सा पैराडिगम है कि अगर मान लीजिए जो हायर क्लास की वुमन होती है, अगर उनको हम रिसर्च करें तो हमें समझ में आता है कि उनके पास एजुकेशन ज़्यादा गई है, यानी कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी औरतें हैं। बल्कि किन से ज़्यादा पढ़ी लिखी है? लोअर कास्ट से। लेकिन जब हम वर्क में देखते हैं कि काम के अंदर देखते हैं तो लेबर में हम देख पाएंगे कि लोअर कास्ट की
फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन है, काम करना है, वो हायर क्लास की जो यहाँ पर हम फीमेल देख पाते हैं उनसे लगभग डबल है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन का एक पिरामिड बना के दिखाऊं कि हम एजुकेशन और फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर है लोअर क्लास की फीमेल, जिनका जो वो होगा वो कैसा होगा कि बहुत ही तरीके से इस तरीके से पिरामिड बनता जाएगा। तो ऊपर क्या है, यहाँ पर हायर क्लास की वुमेन है जो ऊपर की तरफ है, और लोअर क्लास में ये जो पिरामिड है बहुत ही कम है। हम इस तरीके से देख पाएंगे इसको। लेकिन जब हम इसको लेबर में देखते हैं कि काम कौन कौन कर रहा है और कितने % यहाँ पर काम कर रहे हैं लेबर के अंदर, ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ जो उनका जो पार्टिसिपेशन का रेट है उसको अगर देखेंगे हम, तो हम देख पाएंगे कि ये जो हमने पिरामिड ऊपर बनाया था अब ये इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि जो अपर क्लास यहाँ पर वुमन होती है या अपर कास्टिस की जो वुमन होंगी उनकी परसेंटेज काफ़ी लो है, और जो लोअर कास्टिस की वुमन यहाँ पर है उनकी परसेंटेज काफ़ी हाई देखने को मिलती है। अब सवाल यही बनता है कि ऐसा क्यों, कि सारी चीज़ें जॉब की, यानी कि जो कोई भी काम करने के जो अवसर है यहाँ पर, वो तो यहाँ पर जो अपर क्लास या अपर कास्ट की वुमन है उनके पास ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो फिर भी ऐसा क्यों है कि जो हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसे पिछड़ी जातियां हैं उनकी वुमन ही यहाँ पर, उनकी जो औरतें हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कंट्राडिक्शन को। सबसे पहले जो स्टडी की गई है उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दिखाए गए हैं कि अब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है यानी कि LFP, इसमें बहुत सारे कास्ट के लेंसेज को ध्यान में रखा गया। और हिस्टोरिकली हमेशा से हम ऐसा देख रहे हैं कि जो हायर कास्ट की वुमन होती है उनके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी जहां हम जाते हैं तो पार्टिसिपेशन में हम देख पाएंगे कि जो लोअर कास्ट की फोर्सेस की वुमेन है वो ज़्यादा लेबर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब कह रहे हैं कि ऐसा आपको कैसे पता चला, कुछ मेथड तो होंगे ना, आपने क्या क्या मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया था ये स्टडी लाने के लिए। तो जो पेपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि LFP के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है, वो बताते हैं कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा लिया गया था 2011 का। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी कि कास्ट से और जो सोशो सामाजिक और आर्थिक जो कास्ट से रिलेटेड यहाँ पर जातियों से रिलेटेड यहाँ पर सेंसस की गई थी, जनगणना की गई थी, उसका डाटा लिया जाता है 2011 का ये डाटा। और इसी में अभी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसी के साथ इसको एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या बदलाव आए हैं। इसमें एक्सप्लोर किया गया कि जो लोअर कास्ट की औरतें हैं उनका पार्टिसिपेशन रेट वर्क एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, सोशल मोबिलिटी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कि उनकी जो सोशल मोबिलिटी है वो ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकती हैं, उन कारणों के बावजूद भी उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा इसी वजह से है, साथ खासकर ये रूरल इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। पहला कारण लगता है कि क्योंकि जो लोअर कास्ट है उनको इतिहास से ये माना जा रहा है कि उन लोगों का काम है सारे के सारे जो एग्रीकल्चर के अंदर, खेत के अंदर या फिर और जो काम है उनके अंदर इंडल्ज होना। दूसरा रीज़न ये है क्योंकि उनके पास आज भी पैसे की कमी होती है, मनी की कमी होती है, तो वो अपने शौक से काम ना कर कर वो काम करते हैं मजबूरी में। तो एक तरीके से वो एक फोर्स दिखाई देता है उनके पीछे। और यही इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि एजुकेशन की भी भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड उनका ज़्यादा नहीं है। तो इसी वजह से उनको जो इनफॉर्मल सेक्टर है, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर उनको जाके किसी और के फील्ड के अंदर काम करना पड़े, या फिर हम देख पाएंगे कि कहीं पे उनको कुछ बैठ के बेचना पड़े सब्जियां वगैरह, तो ये सारे काम उनको ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास जो शिक्षा है उसकी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी वजह से फॉर्मल इकोनॉमी में उनको यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं मिल पाती है। फिर हम देखेंगे कि आज भी ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्या पॉजिटिवली भी हमें कुछ है, तो हमें समझ में आता है। देखिए कोई भी इंसान हो, जो वर्किंग वुमेन है, उनकी कैपेसिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग करने की खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, वो अगर वो खुद एम्प्लॉयड है, अगर वो पैसा कमा रही है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का, उनका जो डिसीजन लेना है कि मान लीजिए वो चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो किसी एक स्कूल के अंदर पढ़े, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड खुद नहीं है तो हो सकता है कि उनके डिसीजन को कोई महत्वता नहीं दी जाए। लेकिन अगर वो खुद से काम कर रही हैं तो उनका खुद का वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी वजह से ऐसे बेनिफिट दिखाई देते हैं। इसी वजह से जो फैमिलीज़ है उनकी जनरेट अगर वो करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान जो है वो भी फैमिली में मिल जाता है।
और अगर दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो ये समझ में आता है कि अगर वुमन ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएंगी, काम करेंगे, तो इससे उनकी जो मैरिज है वो डिले हो जाएगी, यानी कि अपने आप ही उसमें देरी हो जाएगी। और अगर मैरिज कम होगी तो फर्स्ट बच्चा जो होता है, पहला जो चाइल्ड बर्थ होगा, वो भी उसमें भी डिले आ जाएगा। यानी कि हो सकता है कि आज अगर एवरेज 21 साल की उम्र में महिला को पहला बच्चा हो रहा है तो वो जाकर 25 साल हो जाए। अब अगर 25 हो पाएगा तो हमें पता है कि वुमन की चाइल्ड बेयरिंग की एज के कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर है, यानी कि 30 से 35 के बाद में जो वुमन है वो बच्चों को नहीं पैदा कर पाती है ज़्यादातर, एवरेज अगर हम निकालते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इससे धीरे धीरे जो नंबर ऑफ चाइल्ड है कि एक औरत कितने नंबर ऑफ बच्चों को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगी वो भी इससे कम हो जाएगा। इसके अलावा अभी एक बच्चे के अंदर कम से कम 3 साल का गैप लाना ज़रूरी है। तो ये क्या होगा कि जो चिल्ड्रन की स्कूलिंग की बात है वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे से होगी, चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोटेक्शन हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस है क्योंकि वो खुद कमा रही है तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, और उनकी जो मोबिलिटी है, उनका जो कहीं ना कहीं वो एक स्फेयर के अंदर, घर के अंदर ही ना फंस के रह जाए, वो मोबाइल रह सके, वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो हम यही देख पाएंगे, इसी आर्टिकल से हमें यही समझ में आना चाहिए कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पहली बात तो ऐसा रीज़न क्यों है, ऐसा होता है, मेंस में बिल्कुल आ सकता है, फिर कहेंगे कि इसके फ़ायदे क्या और सुधार क्या है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो हमें इसमें एट द एंड में यही बोलना चाहिए कि देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, कास्ट और जेंडर बायसेस के अंदर हमें बहुत सारी चुनौतियाँ दिखाई देती है वुमेन पार्टिसिपेशन का, खासकर वर्क फोर्स की अगर हम बात करें, काम की अगर हम बात करें, लेकिन कुछ उसके पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत है। इसी वजह से इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में उसको बढ़ाना चाहिए। और यही जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई है जेंडर एंड कास्ट डायनेमिक्स के ऊपर, वो बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट दिखाती है जो कि इनको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है, कि पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाई जाए जो डिस्पैरिटीज़ से, भेदभाव है इंडियन वर्कफोर्स में, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट आर्टिकल होने वाला है। आर्टिकल बात कर रहा है जम्मू CSIR लैब फाइंड्स कैनाबीज कंपाउंड दैट हैज़ एंटीबायोटिक इफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए लगातार अब हम कुछ दिनों से AMR को समझ रहे हैं। AMR क्या है? एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस या एंटी बैक्टीरिया जो रेसिस्टेंस होती है। क्या होता है इसके अंदर कि एक बैक्टीरिया है, अब हम समझते हैं कि बैक्टीरिया यहाँ पर A है और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है कि इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का काम होता है, यानी कि आप एक एंटीबायोटिक्स देंगे इसमें। यहाँ पर हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स जब A बैक्टीरिया के ऊपर जाती है तो ये बैक्टीरिया मर जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन जब अगर आप अपनी बॉडी को, मान लीजिए यहाँ पर A बैक्टीरिया था ही नहीं, यहाँ पर बैक्टीरिया था B, आपने उस B बैक्टीरिया को क्या किया कि यही सेम एंटीबायोटिक फिर से दे दी। अब इस B बैक्टीरिया के ऊपर क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, ये B बैक्टीरिया जो था वो हमारी इम्यूनिटी इसको खुद ही ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आपने इसको दिया तो इस B बैक्टीरिया को पहली बार में तो ये डेड हो जाता है, लेकिन दूसरी बार में इसके कुछ, क्योंकि इसका असर इस चीज़ के लिए बनाया नहीं गया था, और हर जो एंटीबायोटिक्स होती है, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, यानी कि प्रिवेंटिव होंगी, यानी कि आपको उनको तब खाना चाहिए जब आपको कोई भी बैक्टीरिया है ही नहीं, आप उसको रोक सके अगर आ जाए तो, लेकिन आप खा तब रहे हो जब वो बैक्टीरिया हो चुका है। अब B में से मान लीजिए 70% बैक्टीरिया तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन 30% जो B का साइज़ है हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, B अब बच गया है इतना, 30% ही उसमें बच गए हैं। फिर से उनको दोबारा से एंटीबायोटिक्स दी जाती है यही सेम, अब जो असर है इस B के ऊपर फिर से ख़त्म हो जाता है, 10% बच जाते हैं। लेकिन अब जो ये 10% बच गए हैं, अब इनके ऊपर आप कितना ही एंटीबायोटिक्स दीजिए ये असर नहीं करेगा। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हो गया है। अब ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया क्या इसी की बॉडी में रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया क्या करेगा कि आसपास में फैलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो आसपास में फैल सकता है, लिविंग चीज़ों पे ही रह सकता है, थोड़ा सा अलग होता है वायरस से, नॉन लिविंग पे नहीं रह सकता, तो लिविंग चीज़ों पे ये रहेगा। धीरे धीरे किसी एनिमल में जाएगा, उस एनिमल से धीरे धीरे किसी और ह्यूमन बीइंग में जाएगा। ये जो पेशेंट था यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में था, अगर वहाँ पर सैनिटाइजेशन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया है तो हमें समझ में आएगा कि इस पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स में चला जाएगा, और धीरे 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 ये जो AMR है, एंटी बैक्टीरियल, यहाँ पर हम देख पाएंगे एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस जो बैक्टीरिया हमें दिखाई देता है, ये धीरे धीरे बहुत बड़ा फैल जाएगा। अब क्या इसको ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास तो जितनी एंटीबायोटिक्स थी हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें जो ज़्यादातर केस होंगे उसमें पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी। ये अभी तक हमें समझ में आ रहा है।
इतना भी समझ में आ गया है कि इंडिया के अंदर 50 से 55% ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना बैक्टीरिया को समझे कि बैक्टीरिया ए है या बी है फिर भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और वो ऐसी एंटीबायोटिक्स को देते हैं जो कि वॉच ग्रुप की। अभी हमने कल ही देखा कि कैसे WHO का एक वॉच ग्रुप होता है जिसमें वो एंटीबायोटिक्स होती है जिनके ऊपर रेयर, हमें बोल सकते हैं कि रेयर जो डिजीज़ है उसी में उनको देना होता है, लेकिन इंडिया के अंदर उनको दिया जा रहा है। और इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया में 33% से ज़्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं जो ऑलरेडी AMR में जा चुके हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या ये सिर्फ दवाइयाँ लेने से होता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये जो एंटीबायोटिक्स हमें दिखाई देती हैं सिर्फ दवाइयों से इसी वजह से नहीं होती हैं, क्योंकि जो आप ग्रोथ हार्मोन देते हो, आप किसी भी यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन दोगे, किसी एनिमल को दे रहे हो ताकि उसमें से दूध ज़्यादा आ सके, किसी प्लांट में दे रहे हो ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, और ये वेजिटेशन और दूध जब ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं तो इनके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं। जब ये कोई ह्यूमन पिएगा तो उसके अंदर भी वो धीरे धीरे करके क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन वाला काम यहाँ पर दिखाई देगा। एनवायरनमेंट में आपने बायो अक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट समझा होगा कि धीरे धीरे उसकी बॉडी में ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक्स जो है वो इकट्ठी होने लगेंगी, और धीरे धीरे जो ये AMR थी, यानी कि इससे क्या होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा आ रही है और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए अच्छे चाहिए, हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, लेकिन जब ये उनको भी मार देता है, एक तो ये इसको मार रहा है और उसको पूरे तरीके से मार नहीं पा रहा है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम इससे लड़ने के लिए लाए हैं कि ये बैक्टीरिया इसको लड़ के वैसे ही ख़त्म कर देगा, अब ये उनको भी मार दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे आप एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस बन जाएंगे। अब इन्हीं को, क्योंकि इसका अभी तक किसी के पास कोई इलाज नहीं था, तो इसमें साइंस में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक CSIR, क्या होता है CSIR, यानी कि जो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट काउंसिल है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIM का यहाँ पर मतलब है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। उन्होंने एक नए, हम बोलेंगे कंपाउंड को ढूंढा है कैनबीज के अंदर। कैनबीज क्या होती है, हिंदी में कैनबीज को भांग बोला जाता है। तो भांग का जो पौधा होता है, उस भांग के पौधे के अंदर एक नया कंपाउंड है जिसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रोकैनबिडियोल, THCBD। तो ये जो आप देख पाएंगे, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कैनबीज से निकाला जाता है, और उसका मतलब ये है कि जब इसको दिया जाएगा किसी AMR वाले पीपल में, तो इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि अगर किसी को एंटी माइक्रोबल एंटीबायोटिक्स यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें ये एक कंट्रीब्यूटर हो जाएगा उसको ख़त्म करने के लिए। वर्ल्ड वाइड में क्या करेगा, फर्टिलिटीज़ जो हो रही है, जो AMR की वजह से यहाँ पर मौतें हो रही हैं, शायद ये उसमें हेल्प कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। ऐसा एक ये रिसर्च का मानना है कि एंटीबायोटिक्स के ऊपर ये इफेक्ट कर पाता है। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा किसी कंट्री ने नहीं ढूंढ पाया, लेकिन इंडिया इसमें फाइट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दिखा रही है कि कैसे जो फाइटोकैनाबिनॉइड डुअस है उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो यहाँ पर कैनबीज प्लांट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए और उससे इस कंपाउंड्स को लिया जाए तो इस समस्या से शायद लड़ा जा सकता है। तो हम समझते हैं कि अभी एंटी माइक्रोबल का बहुत बड़ा यहाँ पर क्राइसिस आया हुआ है इंडिया के अंदर, और क्योंकि इस THCBD में AMR के यहाँ पर अगेंस्ट में कुछ पोटेंशियल है, ये जो बैक्टीरियम यहाँ पर बन रहा है जो कि है स्टेपेलाइकोसिस ओरा, वो सेकेंड हाईएस्ट मोरलिटी का कारण बन रहा है AMR में। यानी कि अगर किसी को एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस हो गया, उसके अंदर एक बैक्टीरिया जाता है, क्या नाम उस बैक्टीरिया का, स्टेफिलोकोकस यूरस। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जब इसके अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो ये सेकेंड रीजन है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है। लेकिन हमारा जो मेथिक्सिलिन नाम का ये जो एंटीबायोटिक्स हम निकाल पा रहे हैं यहाँ पर कैनबीज से, वो अगर हम इसको देते हैं तो ये बैक्टीरिया उससे मर जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च है। अभी इसके ऊपर और रिसर्च होनी बाकी है, हम देखेंगे कि इसके ऊपर और क्या किया जाएगा। बहुत ही चैलेंजेस भी हैं इसके सामने। कुछ क्यों है चैलेंजेस, क्योंकि कैनबीज जो है वो लीगल कॉन्स्टेंट उसके ऊपर है, यानी कि लीगली यहाँ पर हमारे यहाँ पर भांग जो होती है वो बैन होती है, सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर, रिसर्च पर्पज़ को छोड़कर, या फिर जो टेम्पल होते हैं उनको छोड़कर आप कहीं पर भी इसको नहीं उगा सकते, ना ही इसको कुछ बना सकते हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं रेगुलेशंस को बदलना पड़ेगा, और लीगल जो कॉन्स्टेंट लगाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है,
उसको यहाँ पर बदलना पड़ेगा। नज़रिया है, पॉलिसीज़ को बदलना पड़ेगा, ये सारी समस्याएं हैं। और इसी के बाद में जो एक ये ड्रग दिखाई दे रही है, वाइएबल ड्रग दिखाई दे रही है सोल्यूशन लाने में, तब जाके कुछ आगे हमें समझ में आएगा कि इसके ऊपर कुछ आगे क्या क्या सोल्यूशंस लाए जा सकते हैं। खैर, यहीं पे जो हमारा आज का न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। होपफुली अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ गिने चुने दिन ही रह गए हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने रह चुके हैं प्रीलिम्स के लिए, तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छे से मेहनत करिए, अभी ये सबसे अच्छा समय है कि आप अच्छे से मेहनत करें, बढ़िया से न्यूज़पेपर समझे, सारी चीज़ों को समझे, स्टैटिक को अपना पूरा करिए। तो ऑल द वेरी